तो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस साइड इज अंकित कुमार। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू टू स्पेयर अ मोमेंट विथ मी। एंड अगला लेक्चर भी मैं ही लूंगा, डोंट वरी। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा पहला सफर था जो कि हमने खत्म कर दिया पूरी चैप्टर। और इसके बाद भी हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि मैंने पढ़ाने का तरीका, मैंने एनसीईआरटी का एक एक लाइन एक्सप्लेन करा है। ठीक है, मैं पहले कंसेप्ट बताता हूँ, फिर वो मैं एनसीईआरटी का एक लाइन रीड करके बताता हूँ, ताकि आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो, एक भी टॉपिक मिस ना हो। एंड जो सिलेबस में है, सिलेबस में नहीं, वो सब मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइम भी हमारे जाता है कि एनसीईआरटी लाइन रीड करना है, उस पर पीपीटी बनाना है। एक्चुअली यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का माहौल चल रहा है पूरी पूरी, तो उसके इसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैं पीपीटी वगैरह भी बना नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने पीडीएफ खोल रखा है। तो हालांकि वो कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद या कल के बाद आपके पास कंप्लीट नोट्स चला जाएगा, आपके ग्रुप में नोट्स चला जाएगा, या जहाँ पर भी अपलोड होना है हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वट एवर। एंड शायद आज से 10-15 मिनट मुझे और ज़्यादा, आज के क्लास को मिलाकर 10-15 मिनट मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो कल हम जैसे कि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे, और कुछ अगर कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, तो मैं उसमें कुछ कंसेप्ट आपको बताऊंगा। जो आज का कंसेप्ट में छूटा हुआ है, जैसे कि जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं पीपीटी नहीं बनाऊंगा ना, जब तक मैं उसमें 3D पिक्चर्स नहीं डालूंगा, तब तो जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पाऊंगा। हालांकि ये आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, बट दिया तो हुआ है ना। दिया हुआ है, इसका मतलब डीप 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 होना चाहिए, पूरे पूरे कंसेप्ट डीप होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई चीज रटना नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आया छोड़ दो, रटो मत, छोड़ दो। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को बोलो। ठीक है, डाउट क्लास लेता हूँ, लास्ट में डाउट पूछता हूँ, जो डाउट है मैं बोलता हूँ कि तुम ग्रुप में लिख सकते हो, ये डाउट है अपना, एक चार्ट बना सकते हो। ठीक है, मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो ये सब है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था वैसे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल क्यों हो गया। ठीक है, एंड हमने वो चीजें डिस्कस कर ली थी। उसके बाद लास्ट का जो बोर्स मॉडल डिस्कस करने का, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का जो ड्रॉबैक्स था वो फेल क्यों हो गए थे, हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करी थी। लास्ट में 2 पॉइंट रह गए थे, जीमेन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, वो मैं कल पीपीटी बना के लाऊंगा, वही 2 टॉपिक ज्यादा छुट्टी मैं बता दूंगा। ठीक है, एंड नाउ अब हम शुरू करते हैं कि देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ। एक्चुअली आपके सिलेबस में बिल्कुल थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा, कुछ है ही नहीं, ये तो बस स्टोरी है। जैसे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, लाइक दैट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है तुम्हारा। ठीक है, कि हाँ बस हो गया डिस्कवरी प्रोटॉन, ये दिया हुआ, कोई इसमें मेथड वगैरह नहीं दिया हुआ एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली क्योंकि मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है, जो जिस लैपटॉप पे मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही स्लो है, तो एक्चुअली इस वजह से भी मैं पीपीटी नहीं बना पा रहा हूँ। चल ही नहीं रहा। तो आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जस्ट अ मोमेंट, व्हाई दिस विल बी नॉट सक्सेसफुल। देखें बच्चे, देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, पता है क्या हुआ। एक बार जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, सिंपल तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार मैं ही था, ठीक है, मैं गया बाहर खेलने। एक्चुअली मैं प्लेग्राउंड में खेलने गया। नहीं, मैं यहाँ पे सासाराम की गलियों में है अभी, तो मैं नेहरू पार्क में मैं खेलने गया क्रिकेट। एक्चुअली उन्होंने अलाउ नहीं किया क्रिकेट खेलने के लिए नेहरू पार्क में, तो मैंने क्रिकेट खेलना अवॉइड कर दिया वहाँ पे। तो हम सब दोस्त गए थे, मन नहीं लग रहा था। तो हमने क्या किया, एक के क्या लिया था हमने, एक के नीचे, आप ऐसा समझ लो, नेहरू पार्क में क्या क्या है यार, नेहरू पार्क में मुझे सोचा था क्या क्या है वहाँ पे, कोई लोहा, वहाँ पे पता है, एक सीढ़ी चढ़ते हो आप, इस पे स्लिप करते हो, एक प्लेट है, मान लो एक प्लेट, एक लोहा का, जो सीढ़ी चढ़ते हैं और उस पे आप स्लिप करते हो, वो ऐसा आप जानते होगे। ठीक है, हमने उसको तोड़ दिया एंड सिंपली ऐसे यहाँ पे एक बिछा दिया नीचे। तो उस पे क्या करने लगे हम उस पे बम्बार्ड करने लगे, लाइक लोहा, एक पत्थर उठाए उस पे मारने लगे, पत्थर उठाए मारने लगे, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था हमारा, कुछ भी करने का मन कर रहा था, लाइक दैट उस टाइप का करने लगे।
तो सिंपली जेम्स चैडविक का भी मन नहीं हुआ, उनका घर में मन नहीं लग रहा था, वो बाहर गए। एक्चुअली जब वो बाहर गए तो वो कुछ कर रहे थे, लाइक वो बेरिलियम लेके गए थे कुछ, लाइट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। ठीक है। तो वो बेरिलियम लेके गए, एंड एक सीड था नीचे, अल्फा पार्टिकल का सीड था। वाट इज अल्फा पार्टिकल जानने की जरूरत नहीं है, तुम समझो एक सीड था नीचे। उस बेरिलियम को बम्बार्ड करा रहे थे, मतलब उससे फेंक रहे थे, लाइक जैसे हम पत्थर को लोहा पे फेंक रहे थे तो कुछ बॉम्ब टाइप का कुछ आवाज आ रहा था, लाइक उसी को बम्बार्डमेंट कहते हैं। तो वो उस पे थ्रो कर रहे थे, फेंक रहे थे। तो वो देखे ना यार, कुछ निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के अलावा कुछ निकल रहा है। तो अब ये यहाँ पे वो समझ गए, अच्छा एटम के अंदर जो पहले खोज हुआ था ना कि इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है, उसके अलावा एक चीज और होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो यहीं से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो जब वो बम्बार्ड कर रहे थे तो उनको कैसे पता चल गया न्यूट्रॉन के बारे में? तो एक्चुअली क्या हुआ ना, वहां से कुछ निकल रहा था। वो निकल रहा था, उस चीज को जब वो ऑब्जर्व किया ना तो उनको पता चला ना, ये जो चीजें निकल रहा है ना, इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है। और उसका जब वजन किया ना तो पता चला उसका जो वजन है ना उतना ही वजन है जितना वजन प्रोटॉन का है। वो बस एक दो चीजें ऑब्जर्व किए। और जब पहला बार कोई चीज फाउंड होता है तो उसको नामकरण करते हैं, तो उन्होंने नामकरण कर दिया, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अब बात आ गया न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो क्या किया ना, जो एटम है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। तो उन्होंने न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल, कोई एटम है, मैंने आपको बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज है, कैसे रखे हुए हैं। सिमिलरली न्यूट्रॉन फाउंड हुआ तो आप न्यूट्रॉन को भी तो अरेंज करेंगे ही ना। तो न्यूट्रॉन को हमने न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। ठीक है, न्यूट्रॉन को हमने न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। हालांकि इस पे कोई चार्ज का फर्क पड़ा नहीं, बाहर इलेक्ट्रॉन था जिसपे नेगेटिव चार्ज था। मतलब कि ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर सब जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे जिसपे नेगेटिव चार्ज था, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज था। न्यूट्रॉन को डालने से कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई सा चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन पे आपका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन होता है, एंड जो न्यूट्रॉन का मास होता है उतना ही जितना प्रोटॉन का मास होता है। सिंपल सिंपल यही है कि वो एक अल्फा पार्टिकल सीख लिए, उस पे लाइट एलिमेंट का बम्बार्ड करा रहे थे। तो वहां से कुछ जो निकला उसको ऑब्जर्व किए, वही जो था न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। और न्यूट्रॉन का उतना ही मास होता है जितना कि प्रोटॉन का मास होता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। तो स्टेटमेंट पढ़ ले जो आपके एनसीईआरटी लाइन में दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन बीइंग पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास। द इलेक्ट्रॉन पार्ट जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस है, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ आपके लिए। ओके। लाइक, अब अच्छे, दिस विल बी योर एटम का आपका ऑर्बिट हो गया। एंड दिस विल बी, ओ नो 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 नो, दिस विल बी योर this will be your nucleus having nucleus having which charge, having positive charge। ठीक है, having पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हैवी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे साइड साइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, ऐसे 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 अलग अलग ऑर्बिट में, मतलब एक और ऑर्बिट है, ये एक और ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे सारे ऑर्बिट में। तो सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसका जो मास होता है नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम होता है, कि इतना कम होता है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। द इलेक्ट्रॉन बिंग पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास एंड मैसिव प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन है उसका मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लिखा हुआ मैसिव प्रोटॉन कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस के अंदर ही आपने न्यूट्रॉन को डाल दिया। ठीक है, मतलब डाल दिया है, मतलब पहले से ही वही था, हमने फाउंड किया कि हाँ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, पहले से प्रोटॉन था। अब आपने एक और खोज कर दिया, इसके अंदर क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। तो वही लिखा हुआ है कि प्रोटॉन का जितना मास है न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इट कुड बी प्रेडिक्टेड दैट द मास ऑफ एन एटम हैज, ओके, it could be predicted that the mass of an atom has to be equal to the mass of total number of proton। ये प्रेडिक्ट किया गया कि जितना मास ऑफ द एटम है इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो किसी एटम में जितना प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का गिन लो,
और उतना ही उस एटम का मास हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा, इस बात पे बहुत सारी बातें करनी है। तो सिंपल यही बात है कि इट विल बी प्रेडिक्टेड द मास ऑफ द एटम, मतलब किसी एटम का वजन कितना होगा। लाइक मेरा वजन कितना होगा, तो सिंपल सा बात यही हो गया कि मेरा वजन, लाइक मेरे अंदर क्या है, लंग्स है, हार्ट है, एंड फूड पाइप है। तो आप सबका वजन निकाल लो, सबका वजन अलग अलग जोड़ लो, अलग अलग सबका वजन आप कर लो। अब मतलब अलग अलग सबका वेट आप कर लो, ठीक है, अलग से निकाल के मेरा सबका अलग अलग वेट कर लो, एंड लास्ट में सबका जोड़ दो, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ही वजन निकलेगा ना। सिमिलरली एटम के केस में सबका वजन निकाल के अलग अलग सबका वेट कर लिया, लास्ट में सबको जोड़ दिया, तो दैट इज टू कॉल द वेट ऑफ द एटम। ठीक है सर, ये सिर्फ ये क्यों लिखा हुआ है कि आप प्रोटॉन को, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को गिन लो और आ जाएगा आपका एटम का वेट? देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अंदर जो बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गिनकर, यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रॉन, यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन दिया हुआ है, एक्चुअली तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देन गिन लो, मतलब सीधा सीधा बात है कि एटम का आप वजन कैसे निकालोगे? कोई आपसे पूछ दिया एटम का वजन कैसे निकालोगे, आप कह दिए कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोनों को गिन लो, जितना आएगा उतना ही एटम का वजन हो जाएगा। सर गिनेंगे क्यों, आप उसको वजन कर लो यार, इतना छोटा कि तुम वजन कर ही नहीं पाओगे। उसका वेट निकालने का यही एक तरीका अपनाया गया। हाउएवर दिस, तो ये सब जितना कुछ पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था अभी तक हाइड्रोजन एटम के लिए ही हो रहा था। द डिफरेंस इन द प्रेडिक्टेड मास एंड, व्हाई आई एम नॉट सेइंग हियर यार। Okay, now the difference in the predicted mass and actual mass of the atom has been found to be equal to the mass of the proton. The difference in the predicted mass and actual mass of the atom कह रहा है कि actual mass of the atom और जो predicted mass है, मतलब कि जो सच में मास है एटम का, जो सच में वजन है एटम का, और जो हम निकाल रहे हैं वजन का, वो have been found to be इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, मल्टीपल्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो सच में वजन था एटम का और जो हम निकाल रहे हैं दोनों इक्वल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, दिस पार्टिकल्स आर सपोज टू हैव न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज सिंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ये जो पार्टिकल है इस न्यूट्रल चार्ज है, मतलब कि कोई भी चार्ज है ना प्लस ना माइनस, इसलिए एटम जो है न्यूट्रल है, क्योंकि एटम पे पहले से ही एक माइनस वाला चार्ज फाउंड किए थे आप, दैट इज इलेक्ट्रॉन। एक प्लस वाला चार्ज हमने फाउंड किया था, दैट इज प्रोटॉन। तो प्लस माइनस दोनों बराबर है। ठीक है, तो एटम जो है न्यूट्रल है। ठीक है, ना ज्यादा प्लस है ना ज्यादा माइनस है, न्यूट्रल का मतलब प्लस और माइनस दोनों बराबर। न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ टुवर्ड्स माई स्टडी, टुवर्ड्स माई हार्ड वर्किंग। ठीक है, जितना मेरी मेरी जितना मेरी अहमियत है, आई मीन जितना मेरी क्या कह सकते हैं उसको, पोजीशन, उस हिसाब से मैं हार्ड वर्किंग को करता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग को लेकर न्यूट्रल हूँ। जितना हार्ड वर्क करना होता है उतना मैं हार्ड वर्क करता हूँ। ठीक है, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, घर पे आया हूँ। तो दे वेयर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स एंड दे वेयर डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक, उसको न्यूट्रॉन कहते हैं और ये जेम्स चैडविक द्वारा डिस्कवर किया गया बाय एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द बम्बार्डमेंट। देखो मैं कह रहा था ना, बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस विद अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड करा था। द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द एस्टेब्लिश ऑफ बेसिस ऑफ ए एटॉमिक मॉडल। ठीक है, the basis of atomic model comprises small positively charged nucleus at the center of the atom and the electron revolving around the nucleus। ये सब तो पुरानी बात है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग अगेन हियर राइट नाउ। नाउ देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था इतना ही था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है। तो अब उसके बाद दो छोटे छोटे पॉइंट है वो बताता हूँ, एंड फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे। माई लैपटॉप विल नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई एम रियली सॉरी, आज बहुत स्लो हो रहा है। ओके। यस। सर एक काम फिर से बता दीजिए सर, इलेक्ट्रॉन को कैसे मतलब खोजा गया था लोग?
प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर हुआ था, एक ऐसे ही प्रोटॉन नहीं पता समरी आपको? टाइप। अच्छा ठीक है, मैं बता, समरी वैसे मैं करवाने वाला था बट आप पूछे तो बता रहा हूँ। देखो, आपने डिस्चार्ज ट्यूब, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था? हेलो। नो सर। वो भी नहीं पता? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी आपने नहीं पढ़ा? नहीं पता आपको, नहीं याद है? नो सर, नहीं सर। ओके ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी नहीं आता तो मुझे काफी पीछे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा वापस से। कोई बात नहीं, भूल जाओगे, बहुत बार भूलोगे, मैं बहुत बार बताऊंगा क्योंकि मैं भी भूल जाता था बार बार। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं पीडीएफ अगर सेंड करता हूँ तो उसमें पढ़ लेना। हालांकि मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? मैं एक रिवीजन क्लास ले लूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, एंड आई विल ब्लडी हेल टू कीप माई प्रोमिसेस। सो पक्का मैं इस चीज पे ले लूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी अभी के लेक्चर पर कंसंट्रेट करो। हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है? यहाँ पे लगा हुआ था आपका कैथोड, यहाँ पे एनोड। समझ में आ रहा है? कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है बच्चे? नेगेटिव चार्ज होता है। एंड ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। एंड यहाँ पे जो एनोड है अच्छा, हाँ हाँ। उस पे पॉजिटिव याद आ चार्ज। गया सर। नहीं, आप सुन लो, याद आ गया आपको? चलिए मैं बता देता हाँ। हूँ फिर भी। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ठीक है? तो जब भी अंदर अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ था, ठीक है, अंदर हमने हाइड्रोजन भरा हुआ था, उससे पहले हमने क्या किया था कि अंदर का जितना का एयर था ना सारा बाहर निकाल लिया था। एंड अंदर पोटेंशियल बहुत 10,000 वोल्ट का अंदर पोटेंशियल दे दिया था, बैटरी मतलब 10,000 वोल्ट का था। ओके। एंड उसके बाद हमने क्या किया था कि जब बैटरी को ऑन करा ना, तो हमने देखा कि एक जो रेज है ना, ये कैथोड से एनोड जा रहा था। मैंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बता रहा हूँ। तो एक रेज इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जा रहा था। एक्सरे। हाँ, एक से रेज नहीं, एक ऐसा रेज था, मतलब बहुत सारा रेज था जो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जा रहा था, ठीक है? तो अंदर बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल के वजह से अंदर जो हाइड्रोजन था टूट जाता है, डेट इज H प्लस और E माइनस पे टूट जाता है, ठीक है? तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि रेज कैथोड से निकल रहा है एनोड पे जा रहा है, ठीक है? एनोड पे हमने होल कर दिया था, वहां पे जेरेनियस का कोटिंग कर दिया था, ठीक है? ऐसा तुम फील कर पा रहे हो मैं ऐसा बता रहा हूँ या मैं फिगर से बताऊं? देखो जो ड्राइंग है वो मैं ठीक है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, ऐसा तुम फील नहीं कर पाओगे। एक्चुअली मैं फिगर कल ओपन करूंगा। यस। ना वो देखो तो, जो फिगर है ना, फिगर के बारे में मैं एक सेकेंड, मैं कल ओपन करूंगा क्योंकि अभी मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। मैं यहाँ बैठ गया, मैं इसे दिखा भी नहीं रहा है क्योंकि अगर मैं अभी पीपीटी ओपन किया तो सारा अटक जाएगा। आई एम रियली सॉरी यार, मैं फिगर भी ओपन नहीं कर सकता हूँ। मैं हल्का सा हिंट दे रहा था बट आपको कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल 9th क्लास में तो मुझे ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आता था, कोई कितना भी बता दे। मतलब तुम, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं सच में कुछ टीचर्स को बोलता हूँ कि ये है कि 8th क्लास में होकर भी 9th क्लास में ज्वाइन करके उस चीज को समझता है। हालांकि तुम्हें अपने सिलेबस का टेंशन है, दिखता है यार, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है? इसके बाद मैं तुम्हारा क्लास, तुम मेरा क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तुम्हें जब फ्री मिले तुम बता देना मुझे, ठीक है? एंड सच में यार इसके लिए रियली सॉरी, मैं भी फिगर नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो ये चीज है जो तुम याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, यहाँ पे इसका इतना मास होता है, नहीं इस पे इतना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? डेट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। कुलम क्या है? चार्ज का यूनिट है। यूनिट यूनिट क्या होता है सर? जैसे तुम बोलते हो ना कि तुम मान लो तुम 40 kg के हो, 40 kg के हो, वो जो तुम केजी बोलते हो ना लास्ट में, वो यूनिट होता है। तो तुम समझ जाते हो हाँ केजी का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तुम बाहर दूध लेने जाते हो तो तुम बोलते हो 1 लीटर दूध दे देना। तुम ये तो नहीं बोलते 1 दूध दे देना, नहीं लीटर बोल देना। वो लीटर क्या बोलते हो बेटा? बच्चा तुम यूनिट बोलते हो। सिमिलरली सब चीज का यूनिट होता है, यहाँ पे भी वैसे ही चार्ज का यूनिट है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भैया के पास इतना कुलम चार्ज होते हैं, ठीक है? अगर ESU में कहा जाए तो इतना। ESU का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है? ESU में इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना एंड न्यूट्रॉन पे जीरा। सिमिलरली यहाँ पे वेट है, वेट देख लेना, ठीक है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और 0.00055 AMU, ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट, ओके? AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही याद होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दो तीन ये मेरा ना पेन काम कर रहा है ना कुछ काम कर रहा था, क्या करूँगा? ये जो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, एंड +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दोनों चार्ज है, सिर्फ कूलम में याद करना तुम। और ये मास याद कर लेना इलेक्ट्रॉन का सिर्फ केजी में, और प्रोटॉन का मास याद कर लेना सिर्फ केजी में। यही चार चीज याद करनी, ठीक है? हेलो। हेलो।
हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ये एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का ये क्या है सर, ये वाला? कौन वाला? हम्म, हम्म, वो के लम्हा तो- हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज। मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। एक तो ना मेरा पेन काम कर रहा है ना कुछ। यार यार, ये लास्ट क्लास था, मैं सोच रहा था सब खत्म कर दूं, तुम्हारा डाउट वगैरह भी ले लेता कुछ। ये जो है चार्ज है, CHARG, चार्ज लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज। ये है मास। ठीक है। एक क्वांटाइज चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन -1 भेजता है, ये +1 इस पे चार्ज होता है ओवरऑल। ठीक है। नो नीड टू रिमेम्बर दिस एट दिस स्टेज राइट नाउ। नाउ देखो, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब, ये बस रिमेम्बर करने वाली चीज है किसी एटम सर में। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। यस। सर उसको फिर से सर ऊपर कीजिएगा तो ओके। देख ले रहे हैं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर नहीं सर, टैब है ना उसमें, स्क्रीन तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से किया है। ओके। ओके, आई विल सेंड दिस इन द पता है ग्रुप। सर? ओके। ओके। After the class end, I'll send this thing in the group right now. And after the lecture of atomic structure in, I'll send the all notes. Okay. Now, देखो, कोई कहता है ना कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम अपने आप को डिनोट करते होगे, जैसे कि तुम्हारा भी कोई शॉर्ट नेम होगा घर से, घर पे जैसे मेरा अंकित है, तो शॉर्ट नेम मान लो ANI, तो मुझे घर पे ANI से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मास नंबर को सिमिलरली A से डिनोट करते हैं। ठीक है। अलग अलग चीज का डिनोशन अलग अलग होता है, उसका पहचान अलग अलग होता है, उनका दूसरा नाम भी समझ लो या उनका छोटा नाम समझ लो, है ना। तो देखो अब क्या होता है कि कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या है, तो किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है ना, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कितना प्रोटॉन होता है? ये सब चीजें पहले से लिखी हुई है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। सर इतना सारी याद करेंगे, 118 एलिमेंट है। नो नो, नो नीड टू रिमेम्बर दिस ऑल द थिंग। सारा ट्रिक पे होता है, सारा ट्रिक पे होता है, सारा मेरे तो सारे अभी फिंगर टिप पे याद है। तो एक्चुअली तुम्हें सारा बस तकरीबन 10 से 15 दिन में फिंगर टिप पे याद हो जाएंगे। ठीक है। एक पीरियोडिक टेबल शायद तुमने सुना होगा, जानते हो? तो वो चिपकाना पड़ता है और कुछ नहीं है, सब बाकी सब अपने आप याद हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर जो है 17 होते हैं, Z = 17। मास नंबर वही है कि मास नंबर मतलब किसी भी एटम का मास निकालना। तो किसी भी एटम का मास निकालोगे तो नंबर ऑफ, इस पे जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड कर दो, तो तुम्हारा मास नंबर आ जाएगा। तो दो दो लिखा हुआ है, तो टोटल मास, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों इकट्ठा। दैट इज IE, यहाँ ई होना चाहिए। IE, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होते हैं, 18 न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसका एटॉमिक जो उसका मास नंबर है ना, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, लिखा हुआ A = 17 + 18, दैट इज इक्वल टू 35। समझ में आया? हालांकि इसका एग्जाम्पल मैं ले लूंगा, और समझ में नहीं आया होगा शायद, बिल्कुल कम ही समझ में आया होगा ये वाला। एक्चुअली देखो, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सिमिलरली मान लो कोई बोलता है, तुमने एक एक्वेरियम खरीदा। ठीक है। तो और कोई बोला गया इस एक्वेरियम का क्या है, इससे एक्वेरियम मतलब जिसमें मछली नहीं तैरती है, हम शो पीस के लिए घर पे लगा के रखते हैं। तो पूछा गया इस एक्वेरियम का औकात क्या है, मतलब इस पे कितनी मछली तैर सकती है, मतलब। ठीक है। तो सिमिलरली तुम मछली गिन के बता दोगे इस पे जितना मछली डाला हुआ है अंदर। मान लो तुमने पूरा फुल मछली भरा हुआ है, जितना उसका औकात था भरा हुआ है। ठीक है। तो सिमिलरली हम बोलेंगे इस एक्वेरियम पोजीशन, उसको बोलते हैं एक्वेरियम पोजीशन, इतना इक्वल टू इतना फिश हम डाल सकते हैं। सिमिलरली वही है कि एटम में क्या होता है, एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तुम गिन के बता दो। ये एटम है, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3, 4, 5, 6, एक नीचे दिख रहा है 4, एक उधर दिख रहा है 4, सारे न्यूक्लियस के अंदर।
ठीक है, दिख रहा है इतना, तुम गिन लो। गिन। सर चार आ रहा है, चार चार आ रहा है, ठीक है हाँ। तो तुम बार बार तो ये नहीं ना बोलोगे यार एटम के अंदर चार प्रोटॉन है, चार प्रोटॉन है, नहीं। तुम अब ये बोलोगे थोड़ा नए अंदाज में, एटॉमिक नंबर चार है, एटॉमिक नंबर चार है, एटॉमिक नंबर क्या है, चार है। ठीक है, एटॉमिक नंबर चार है। इसको जेड से डिनोट करेगा और छोटा कर दो, मतलब जेड इक्वल टू हो गया फोर। ठीक है। मास नंबर क्या होता है, किसी भी चीज का मतलब किसी भी एटम का मास निकालना, किसी भी एटम का मास निकालना। तो किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं, इस किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है दोनों को जोड़ दो। मान लो ये एक एटम है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, एक दो तीन चार, प्रोटॉन कितने हैं, एक दो तीन, एक इधर है चार। ठीक है। तो फोर प्लस फोर जोड़ दिए तो उसका मास नंबर आ गया एट। वही है तुम्हारा, कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होता है। यू नो नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग्स, आई मीन ये आइसोटोप जो है ना यहाँ पे। ठीक है। आइसोटोप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एट दिस स्टेज। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के बारे में मैं कल क्लास ले लूँ क्या। एक सेकेंड, टाइम कितना हो रहा है हमारे हाँ पास। हाँ। बस हल्का सा हिंट दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या है। कितना टाइम है, मैच भी चल रहा है यहाँ पे तो, है ना। देखो मैं हल्का सा किसके बता देता किसके बीच? हूँ, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। काफी अच्छा स्कोर है। 86 पे एक, 9 ओवर। चले। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन का, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन सर ये है क्या, मतलब कुछ अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक, मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी से कुछ आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो समझे में नहीं आ रहा, फील ही नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं है, तो तुमने सुना होगा एटम, एटम की चिड़िया सुना है तुमने, एटम सुना तो है सर। एटम के अंदर क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, अब साइड साइड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूक्लियस होता है साइड साइड। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, साइड से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, लाइक पहला वाला ऑर्बिट जैसे के सेल का ऑर्बिट, के, एल, एम, एन उससे भी बड़ा। ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो तुमने तो बता दिया हाँ इस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इस ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन है। यार कुछ जानने पहचानने का तरीका है कि हाँ, कि तुम बता सको कि हाँ इस ऑर्बिट में चार ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इस ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ये भी तो पता करना होगा ना। जैसे कि कल की क्लास में तुमने बोर मॉडल अपने एटम में क्या पढ़ा था, कि भाई बीच में होते हैं न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना, मैं एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बीच में होते हैं न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के आउटर एरिया में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लाइक जो न्यूक्लियस के बाद वाला सेल है, मतलब ऐसा वाला जो सेल है, उसको हम के नाम दिए थे। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। फिर उसके बाद वाला जो सेल है उसको हम एल नाम दिए थे, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, सेल है एम नाम दिए हुए, उसको उस बाद वाला सेल है एन नाम दिए हैं, या एक और नाम दिए थे। जो न्यूक्लियस के बाद वाला सेल था उसको बोल दिए थे दैट इज एन इक्वल टू वन। एन का मतलब क्या था, सेल, मतलब सेल इक्वल टू वन, मतलब पहला वाला सेल है ये। उसके बाद वाला दिए एन इक्वल टू टू, देन एन इक्वल टू थ्री, देन एन इक्वल टू फोर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। नाउ इसके बाद देख लो, अब तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। बता गया रहता यार, मैं न्यूट्रॉन नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था। तो ये सब तो कर लिया। तो अब उस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये भी तो जानने पहचानने का तरीका होता है ना। तो ये कैसे बताएंगे उस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये हम इलेक्ट्रॉनिक, इसी को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कि ये जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से नाता है सीधे सीधे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। बट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ करंट फ्लो करता है अपोजिट उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो सिंपल सिंपल तुम समझ लो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होगा सेल में, मतलब कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बात यही है। ठीक है। मान लो जो के सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने घूम सकते हैं, सिर्फ दो घूम सकते हैं। कैसे बताया सर आपने ये मैं कल के क्लास में बताऊंगा। ठीक है, हालांकि ये कुछ है भी नहीं, बस तुम्हें तो नाइन्थ क्लास में सीधे सीधे रटवा दिया है कि जो के सेल है ना उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, बाय द रूल ऑफ टू एन इंटू एन, दैट इज टू एन स्क्वायर। टू एन स्क्वायर, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो जो, अच्छा एक बात बताओ, तो डरमल प्लीज अनम्यूट योर माइक।
हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जो न्यूक्लियस के बाद वाला जस्ट सेल है उस पे n इक्वल टू कितना होगा? 2, नहीं नहीं, न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला, वो तो पहला सेल है ना, न्यूक्लियस का जस्ट बाद वाला, तो n इक्वल टू कितना होगा? 3। पहला सेल है वो, n इक्वल टू 1 होगा। न्यूक्लियस न्यूक्लियस थोड़ी कोई सेल है, ये तो बीच में न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाद जो सेल है उस पे n इक्वल टू कितना हो गया? 1। 1 हो गया। ठीक है, उस पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भराएंगे, कैसे पता करेंगे? सर, हाँ। न्यूक्लियस सेल है प्रकार के। नहीं नहीं, न्यूक्लियस सेल नहीं होता है, न्यूक्लियस, हाँ मुझे लगा तुम इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हो। तुम क्योंकि ये रदरफोर्ड वाला लेक्चर नहीं छोड़ दिया था। एक्चुअली न्यूक्लियस सेल नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, वो खत्म, न्यूक्लियस एक ठोस चीज होता है, वो खत्म। उसके बाद से सेल स्टार्ट होता है, सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4 एंड सो ऑन। ठीक है। सिमिलरली जैसे तुम कह सकते हो बीच में सन होते हैं, उसके अलग अलग ऑर्बिट पे एक मरकरी घूम रहे हैं, अर्थ, फिर नेपच्यून, सैटर्न वगैरह 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 घूम रहे हैं। तो वैसे ही हो गया, तो तुम ऑर्बिट नहीं कह सकते हो ना, सन को तो ऑर्बिट नहीं कह सकते हो। नहीं ना, सन तो फिक्स है ना यार बीच में। ठीक है, सन के बाद ही तो ऑर्बिट शुरू होता है, तो तुम वहां से रिलेट कर सकते हो इस चीज हाँ को। हाँ। हाँ। तो न्यूक्लियस के बाद वाला जो सेल है उससे एन इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। हेलो। हाँ सर। उससे एन इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। समझे? सुन रहे हो? हाँ हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ, तो 2n स्क्वायर, स्क्वायर पढ़े हो तुम, स्क्वायर स्क्वायर पढ़े हो? हाँ। तो 2n स्क्वायर, तो न्यूक्लियस के जो ये सब तुम्हें बिल्कुल एलियन टाइप लगेगा, हालांकि तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए मुझे। एक काम करो, तो रहने दो यार, इस चीज को सिलेबस में है ही नहीं। एक्चुअली नाइन्थ क्लास के भी सिलेबस में नहीं है, बट एनसीईआरटी में लिखा होमवर्क हुआ क्या है। रहेगा सर? हाँ, होमवर्क यही रहेगा आपका कि जो सबसे पहले जो आपने कल होमवर्क नहीं किया था, मुझे पता है नहीं किया होगा, तुम ये चीज सीखो कि जो मैं बोलता हूँ तुम कर सकते हो या नहीं, या क्लास में फिर मुझे मना कर दो। ठीक है, फिर मैं उस हिसाब से लिस्ट बना लूंगा। तुम सीधे सीधे मना कर दो, कोई जरूरत नहीं है अपने टीचर से झूठ बोलने के लिए। कल का होमवर्क तो किया नहीं तुमने। सर क्या था? क्या था आपको ये भी नहीं पता, अब मैं आपको बताऊं कल का होमवर्क क्या था? ये आप मुझे बताएंगे ना। मेरे दिन भर में इतने सारे क्लासेस रहते हैं, फिर भी मुझे याद है इस क्लास में मैंने कहाँ पे छोड़ा था टॉपिक, क्या पढ़ाना था। मुझे यहाँ तक बात याद है कि मैंने जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट छोड़ा था, मुझे ये बताना है। मुझे पीपीटी सर बनाने हम कल क्या तक पढ़ भी के आएंगे अगला टॉपिक? मुझे पीपीटी बनाने तक भी टाइम नहीं है, बट आप होमवर्क भी नहीं कर पा रहे हो। होमवर्क जो मैंने कल दिया था, आप लेक्चर खोलना, यूट्यूब पे लेक्चर चला गया होगा, वहां से पता करना कि मैंने कल क्या होमवर्क दिया था। बस वही होमवर्क आज का है। कल जो आप पढ़ के आओगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आओगे, थोड़ा सा अगर हिंट ले सकते हो, अगर आपके पास कोई रेफरल बुक है तो वहां से पढ़ लेना, वरना फिर रहने देना। और बाकी मैं कुछ ग्रुप्स में नोट सेंड करूंगा, ठीक है, आपको वो पढ़ के आना है, ठीक है। हाँ हाँ। तो कल का होमवर्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एक्चुअली अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। बट जो मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था वो कंपलसरी है करना। ठीक है, ठीक। वो कंपलसरी है करना। तो कल के लिए हमारा लेफ्ट टॉपिक क्या सर। क्या रह गया? जीवेन और स्टार इफेक्ट, जो कि मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, बाकी 30 मिनट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा कल तुम्हारा। हाँ, अब तुम बोलो। हेलो। यस। सर हम 10:10 के बाद कॉल करेंगे, दस हाँ बज के दस मिनट के हाँ, बाद। ठीक है, तुम कॉल कर लेना 10 बज के 10, एक सेकेंड, 10 बज के 10 मिनट के बाद। मेरे इसके बाद एक क्लास है जो मैं 9:30 से लूंगा, 9, 9:30, 3। तुम 10 बज के 20 मिनट में मुझे कॉल करना। ठीक है सर। ठीक है, चलो। ओके, बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर। बाय बाय इस सर। बाय 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 सर। बाय 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 बाय। From where I can live in this laptop यार?